जय हिंद दोस्तों, मैं अमित आर्या टॉपर मेकर यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो आज लेकर आया हूं फिजिक्स क्लास 10th पार्ट 3। क्या लेकर आया हूं? पार्ट 3। तो मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 जो है बना दिया हूं, ठीक है ना। अगर आप नहीं देखे हैं, यदि आप नहीं देखे हैं तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का, उसको पहले देखिए उसके बाद देखिएगा, ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा, नोट डाउन जरूर कीजिएगा, पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा, ठीक है ना। पेन और कॉपी लेकर नहीं बैठेंगे, नहीं लिखेंगे तो ये वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। ज्यादा हम बात नहीं करते हैं, डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं आज। तो मैंने पिछले क्लास में बहुत सारा टॉपिक पढ़ाया था, ठीक है। उसके बाद जो है ये टॉपिक आया है, ध्यान से देखिएगा। ये टॉपिक क्या है? जिसका नाम है दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। जो गोलीय दर्पण जो होता है ना, स्फेरिकल मिरर, उससे रिलेटेड जो कुछ पॉइंट है, जो डेफिनेशन के तौर में आपको जानना जरूरी है, वो मैं बताऊंगा। समझ रहे हैं ना? चलिए, तो क्या क्या पॉइंट है तो देखिए। द्वारक बोलते हैं, पहला वो क्या बोलते हैं? द्वारक, यानी कि डिस्टेंस टाइप का बोलते हैं। स्फेरिकल मिरर में जो होता है ना, वो जो गोल होता है वो डिस्टेंस टाइप का जो द्वारक होता है वो, ठीक है ना। दूसरा क्या है? ध्रुव, जिसको बोलते हैं पोल, ठीक है। उसके बाद वक्रता केंद्र, जिसको सी बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, यानी कि सी बोलते हैं, वक्रता केंद्र। चौथा का नाम है मुख्य अक्ष, यानी कि मेन जो एक्सिस होता है, इंपॉर्टेंट एक्सिस, मेन एक्सिस, उसी को बोलते हैं मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, ठीक है। रियल में जो फोकस होता है वो फोकस, यानी कि मेन फोकस कहेंगे, तो मुख्य अक्ष इसको बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो ये पांचों को मैं बारीकी से समझूंगा कि क्या होता है। तो कॉपी पेन पे नोट डाउन करना स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला लिखिएगा द्वारक, द्वारक लिखकर डैश दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए लिखिएगा द्वारक में लिखिएगा कि कोई भी दर्पण, या तो कनकेव या तो कन्वेक्स, या तो दर्पण गोलीय हो या तो अवतल दर्पण हो या तो उत्तल दर्पण हो। तो देखिए ये जो दर्पण दिखाई दे रहा है आपको, ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। और ये वाला जो अंदर से रंगा हुआ है उसको उत्तल दर्पण। मैंने बताया था जिसका परावर्तक सतह, जिसका सरफेस एरिया जो है परावर्तक सतह धंसल हो, धंसा हुआ हो, तो उसको अवतल दर्पण कहते थे। और जिसका परावर्तक सतह उड़ा हो, उठा हुआ हो, उसको कन्वेक्स यानी कि उत्तल दर्पण कहते हैं। तो ये बताए थे। तो देखिए बात ऐसा है कि द्वारक क्या होता है। तो ये दर्पण देख रहे हैं, दर्पण में जो यहां से लेके यहां तक का पूरा टोटल लंबाई दिखाई दे रहा है, इसी लंबाई को क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। कोई दिक्कत? इसी लंबाई को क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। समझ में आया समझ में? अगर आया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि सर या वाकई में ये बात जो आप समझाएं द्वारक के बारे में वो क्लियर समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद ध्रुव, ध्रुव क्या होता है? तो ध्रुव यानी कि सेंटर, यहां देख रहे होंगे, कोई भी फिगर ले लेते हैं, बहुत सारा फिगर इसमें बना हुआ है, ये दिखाई दे रहा है ना। तो इसमें हम थोड़ा यहां पे दिखाई दे रहा होगा, इसमें जो अगर मान लीजिए कोई दर्पण बना रहे हैं, ठीक है, ये दर्पण बना है, तो इसमें जो यहां पे दिखाई दे रहा है बीच में, यानी कि जो लंबाई है, जो मेन अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण का जो बीच बिंदु होता है, मध्य बिंदु जो होता है, सेंटर पॉइंट जो होता है, उसी को हम पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। क्लियर है? यानी कि मैंने द्वारक बताया कि जो मिरर होता है, दर्पण होता है, उसके लंबाई, टोटल लंबाई को क्या बोलते हैं? द्वारक। और ध्रुव किसे बोलते हैं? तो ये जो इसके जो लंबाई है उसके मध्य बिंदु को, यानी कि बीच में स्थित बिंदु है, उसको पी बोलते हैं, यानी पोल बोलते हैं। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत बताइए? तो अब जानते हैं वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। क्या है? वक्रता केंद्र, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर होता क्या है। तो देखिए आपने अभी दर्पण देखा, यानी मिरर देखा, और इस मिरर में, ठीक है, कांच के खोखले गोले का भाग होता है, और उस भाग के मध्य में जो स्थित होता है ना, यानी कि सेंटर में, उसी को हम क्या बोल सकते हैं? वक्रता केंद्र कह सकते हैं। यानी कि जो दर्पण होता है ना, दर्पण का जो मेन जो उसका जो सेंटर पॉइंट होगा, ये वाला सेंटर पॉइंट तो पी होगा, लेकिन आगे यदि हम इसको बढ़ाते हैं तो एक गोल बनेगा, और गोल के बाद ये जो बीच पॉइंट देख रहे हैं, इसी को सेंटर बोलते हैं। अगर कहा जाए तो गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है
गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है, जिस खोखले गोले का भाग होता है उसी को हम क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र बोलेंगे। किसी को कोई दिक्कत, बोलिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए मुख्य अक्ष पर अब चलते हैं। तो मुख्य अक्ष का डेफिनेशन लिखिएगा। मुख्य अक्ष का डेफिनेशन होता है कि मान लीजिए कि एक दर्पण है, सिंपल समझिए ना, फिगर से समझिएगा तो और क्लियर हो जाएगा। ये दर्पण है, कन्वेक्स मिरर, और इसमें क्या होता है कि ये C दिख रहा है, ये F दिख रहा है, ये P दिख रहा है। तो कहा जाता है कि पोल से जो है ना, पोल यानी ध्रुव से लेकर और C के बीच का जो मिलाने वाली जो रेखा होता है ना, जैसे ये देखिए, हुआ कि नहीं, तो ये लाइनिंग जो आपका हो गया मुख्य अक्ष हो गया। नीचे से भी जाएंगे तो ये लाइनिंग क्या हो गया, मुख्य अक्ष होता है। तो कभी कोई पूछे कि मुख्य अक्ष एक खींच कर बताओ, तो ऐसे लिखिएगा, ऐसे लीजिएगा, ठीक है, और ऐसे धके एगो इस तरीका से खींच दीजिएगा। तो देखिए दो, इसके समानांतर पैरेलल है कि नहीं, ये है कि नहीं। नीचे से भी अगर जाएंगे तो ये भी पैरेलल है कि नहीं, तो ये पैरेलल, ये पैरेलल, मतलब कहने का मतलब मुख्य अक्ष जो होता है ना, मेन आपका यही होता है। P और C को मिलाने वाली रेखा को, P और C को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। कोई दिक्कत, अगर हम कहेंगे मुख्य अक्ष के समानांतर एगो रेखा खींचिए, तो मुख्य अक्ष तो ये है, समानांतर या तो ऊपर खींचेंगे या तो नीचे खींचेंगे। समझ में आ रहा है ना। चलिए, तो मुख्य अक्ष भी आप सब समझ लिए। अगला टॉपिक आपका मुख्य फोकस है। क्या है, मुख्य फोकस है। तो मैंने पिछले भी क्लास में बता चुका हूं कि मुख्य फोकस जो है किस तरीका से डेफिनेशन के तौर पे बताएंगे, समझिएगा। तो जब किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण, नोट कीजिएगा, जब किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद यानी कि मिरर से जो है रिफ्लेक्शन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, क्या करती है, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे मुख्य फोकस के नाम से जानते हैं। इसका फिगर भी बन सकता है, मैं लास्ट में बताऊंगा फिगर इसका, ठीक है ना। तो जगह नहीं है, थोड़ा इस बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। तो एक पॉइंट है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, 2021 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी 21 में एग्जाम देने वाले हैं, या तो हिंदी में हो या तो इंग्लिश में हो, ध्यान से समझिएगा। कहा जाता है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। सवाल रहेगा कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, उसका जवाब, ठीक है। उसके बाद उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं, उसका जवाब। तो जब मैजिक क्वेश्चन 2 दिन 3 दिन बाद मैं स्टार्ट करने वाला हूं क्लास 10th का भी मैजिक क्वेश्चन, ठीक है ना। वो टोटल 250 क्वेश्चन रहेगा, और साइंस में उससे बाहर क्वेश्चन आता ही नहीं है, कभी नहीं आता है, ठीक है। 6 साल 7 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे पूरा एक्सपीरियंस है कि कहां से क्वेश्चन आता है, मैं पूरा दूंगा। आप टेंशन नहीं लीजिए, बने रहिए वीडियो के साथ, जबरदस्त तरीका से देखिए। मैजिक क्वेश्चन डेली 5 लाऊंगा, 5 क्वेश्चन करके टोटली जो मैं 50 दिन 40 दिन का टारगेट रखूंगा, 40 4 25 20 40 से 50 दिन आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा मैजिक क्वेश्चन, ठीक है। हो सकता है 10 ले आऊं तो 10 लाऊं, उससे पहले मैं 12th क्लास का जो है 10-10 मैजिक क्वेश्चन ला रहा हूं, 2 वीडियो बनाया हूं 20 क्वेश्चन का, आज फिर लाऊंगा 3रा क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा, अगर 12th क्लास में है आपके भैया दीदी जो भी हो, तो उनको कहिए कि आप मैजिक क्वेश्चन देखिए, 30 से 40 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। उससे बाहर एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछता ही नहीं यार, ना ही जिंदगी में कभी पूछेगा, ठीक है। चाहे सिलेबस कम जाए या बढ़ जाए, उससे कोई मतलब नहीं, बस 40 वीडियो आपका पूरा एकदम 100% स्कोर करने वाला, ठीक है ना। तो चलिएगा आगे हम चलते हैं। ये नोट में याद रखिएगा, इसका जवाब अगर आता है आपको तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, ठीक है ना। अगर नहीं तो हम आगे बताएंगे ही, लेकिन आज जान लीजिए कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, यानी कि कनकेव मिरर को क्या कहते हैं, अभिसारी, यानी कि एक पॉइंट से जो है आकर मिलता है, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा। और उत्तल दर्पण को अपसारी, यानी कि एक ही बिंदु से होकर निकलता है, डाइवर्जन होता है, तो वो देख लीजिएगा इंग्लिश में, ठीक है ना। तो ये नोट बात ध्यान रखिएगा। चलिए आप आज जानते हैं कि गोलीय दर्पण में
तो दो होता है। गोलीय दर्पण का प्रकार कितने होते हैं? दो, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। लेकिन सवाल उठता है ये कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब हम बना सकते हैं? 3 पॉइंट हो सकता है। अगर हम इमेज बनाना स्टार्ट करें तो हम कैसे कैसे स्टार्ट करेंगे बनाना, तो मैं 3 टाइप बताऊंगा कि 3 टाइप से हम मिरर में इमेज बना सकते हैं। ठीक है, इमेज को 3 तरीका से बना सकते हैं। पहला तरीका समझिएगा ध्यान से। पहला तरीका अगर बात किया जाए तो वो कहीं ना कहीं से अगर पैरेलल आ रहा है, अगर मान लीजिए कोई मिरर है यानी दर्पण है, ठीक है ना, अवतल हो या उत्तल दर्पण हो, अब उस पर क्या करते हैं, कोई समानांतर किरण, ठीक है ना, खींच देंगे तो हमेशा फोकस से होकर गुजरेगा। कहां से होकर गुजरेगा? फोकस से। ध्यान रखिएगा, कोई भी दर्पण हो, या तो कनकेव या कन्वेक्स, दोनों में से कोई हो, दोनों में से कोई हो, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, दोनों में से कोई हो, अगर समानांतर गया तो हमेशा एफ से ही गुजरेगा, फोकस से ही गुजरेगा, उसके अलावा कभी नहीं, कुछ कहीं से नहीं गुजरेगा। पहला क्या बताए, याद रखिएगा, समानांतर किरण जो है हमेशा फोकस से गुजरता है। समानांतर किरण जो है हमेशा फोकस से गुजरता है। पैरेलल लाइन जो होता है हमेशा कहां से गुजरता है? फोकस से गुजरता है। पहला याद हो गया, पहला याद हो गया, याद हो गया ना, चलिए अच्छा है। दूसरा क्या है समझिएगा, दूसरा आपका है कि यदि सी से गुजारेंगे, यदि कोई किरण को सी से गुजारेंगे तो दर्पण से टकरा के तुरंत रिटर्न आ जाएगा, सी से ही रिटर्न आ जाएगा, जैसे नॉर्मल रिटर्न होता था। यानी मैंने बताया था अभिलंब कैसे टकराता है, अभिलंब की ओर ही एकदम क्या करता है, टकरा के लौट जाता है। तो ठीक उसी प्रकार सी का भी काम वही होता है दर्पण में, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो। मैंने बताया पहला समानांतर किरण हो तो एफ से गुजरेगा, अगर सेंटर से गुजारेंगे यानी कि सी से गुजारेंगे, यानी कि केंद्र से गुजारेंगे सी से, तो केंद्र से गुजारेंगे तो ठीक टकरा कर केंद्र पर ही लौट जाएगा। समझ में आया? 2 बता चुके हैं, समानांतर होगा एफ से गुजरेगा, अगर सी से गुजारेंगे तो सी से रिटर्न चला आएगा। और तीसरा नियम, तीसरा है क्या, पी से अगर गुजारेंगे तो क्या होगा, पी से गुजारेंगे तो प्रकाश के परावर्तन का नियम बताया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मैंने बताया है, ठीक है, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन मैंने बताया है, प्रकाश का परावर्तन का नियम बताया ना, तो वो नियम का पालन करेगा। तो चलिए फिगर के माध्यम से तीनों पॉइंट को समझते हैं। तो देखिएगा, एक फिगर अवतल दर्पण में बनाए हैं, एक उत्तल दर्पण में, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में बनाए हैं। तो देखिए ये समानांतर लाइन दिखाई दे रहा है। पहला पॉइंट क्या बताया था, जब आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो, यानी कि समानांतर अगर हो, इस लाइन के समानांतर ये हो, तो ये टकरा के कहां से गुजर रहा है, देखिए ये तिरछी, ये डिनोट करता है कि जा रहा है, इस तरीका से इधर जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। अगर ये जा रहा इस तरीका से समझ रहा है कि इधर से उधर जा रहा है, अगर यही लाइन अगर इस तरीका से हो रहा है तो समझिए इस तरफ जा रहा है, उधर से इस तरफ जा रहा है। तो ये बात भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो पैरेलल लाइन हमेशा एफ से, ठीक है, या तो अवतल दर्पण हो या तो उत्तल दर्पण हो, पैरेलल लाइन दिखाई दे रहा है वो हमेशा इस तरीका से भागेगा, लेकिन ये काल्पनिक है, इमेजिनरी है, इसीलिए डॉट 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 करके एफ की ओर बनाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसका तो गोलाई इधर होगा और इसका गोलाई इधर होगा, लेकिन जिधर गोलाई होगा उधर ना एफ और सी होगा। जी हाँ, तो यही बात है। तो आपका पहला क्लियर हो गया कि जब समानांतर किरण हो तो वो हमेशा एफ से गुजरेगा, समानांतर किरण हो तो हमेशा एफ से गुजरेगा, गुजर गया ना। चलिए दूसरा क्या है, जब सी से आपतित किरण इंसिडेंट रे को क्या बोलते कहते हैं, सी से गुजारेंगे, होकर गुजरेगा। तो देखिए सी से गुजारे तो रिटर्न सी पर आ गया, सी से गुजारे सी पर आ गया, सी से गुजारेंगे इस पे तो सी पर गुजारेंगे तो सी से घुस अंदर रिटर्न तो चला गया, लेकिन हम तो काल्पनिक है यानी कि इमेजिनरी है, तो इसको डॉट डॉट से डिनोट कर सकते हैं। समझ में आया दोनों लाइन। तीसरा क्या है, देखिएगा, जब पी से गुजारेंगे तो पी से गुजारेंगे तो देखिए ना, ये इस तरीका से प्रकाश का प्रवर्तन का नियम किया तो रिटर्न भी हो गया। तो यहाँ आई और आर होगा कि नहीं, देखिए यहाँ पर भी रिटर्न हुआ, तो इसके दोनों के बीच में एंगल बन रहा है ना, कोण आई और आर। कोई दिक्कत समझ में नहीं है, हड़बड़ा के अगर जल्दी जल्दी अगर बोल रहे हैं तो आप थोड़ा पोस्ट कर लीजिए और समझने का कोशिश कीजिए कि क्या बोले, और टोटल नोट जो है आप क्या कीजिए, लिखिए जरूर, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या है अगला टॉपिक आपका है, अगला टॉपिक आपका क्या है, फोकस दूरी। तो चलिए फोकस दूरी के बारे में जानते हैं हम, फोकस दूरी किसे कहते हैं, ठीक है, फोकस दूरी किसे कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, पी है, देख रहे हैं पी और एफ देख रहे हैं, पी और एफ के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे। अरे यहां देखिए ना, सिंपल सी बात है,
ये P है और ये F है, तो ई दोनों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी बोलते हैं। अगर कहेगा अगला है वक्रता त्रिज्या क्या होता है, तो P देख रहे हैं और C, दोनों के बीच के दूरी को क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या कहेंगे। मैंने पिछले भी की वीडियो में बताया था, ठीक है ना। तो वक्रता त्रिज्या को R से डिनोट करते हैं, फोकस को F से, और वक्रता त्रिज्या को बड़का R से। तो समझ में आया? फिर से एक बार देखते हैं फोकस दूरी किसे कहते हैं। तो केंद्र से लेकर यानी कि P से लेकर और C के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? C और P के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। और P और F के बीच के दूरी को यहां से लेकर यहां तक के दूरी को क्या कहते हैं? तो फोकस दूरी बोलते हैं। तो सिंपल है, याद रखिएगा। उसका फॉर्मूला का अगर बात किया जाए तो F बराबर R/2 होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहां से लेकर यहां तक तो टोटल R हो गया, और F का बात किया जाए तो छोटा F यहां है, छोटा F यहां, तो 2 F होगा ना, तो 2F हो गया। तो R बराबर 2F हुआ कि नहीं? अगर F का बात करें तो F जो है आधा होता है, जो R जो दिखाई दे रहा है टोटल उसका ही ना आधा है ये, तो F बराबर R/2 लिख सकते थे। ये दो फॉर्मूला आपको इस तरीका से मैंने लिख दिया है, तो इसका डिफिनीशन आप प्लस में इसका फॉर्मूला लिख लीजिएगा। तो समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और बोलिए कि सर समझ में आ रहा है। जबरदस्त तरीका से आपको ऐसा वीडियो कहीं नहीं मिलेगा, आप यूट्यूब पर छान लीजिए। आपको पढ़ाएंगे लेकिन उतना ढंग से नहीं पढ़ाएंगे जितना ढंग से ये पढ़ाया जा रहा है और नोट्स लिखाया जा रहा है। सब टीचर तो यही सोचेंगे कि अगर हम पढ़ा देंगे पूरा यूट्यूब पे तो मेरे कोचिंग में कौन आएगा। तो ऐसा मैं नहीं सोच रहा हूँ, मुझे आए चाहे नहीं आए, बच्चा का भविष्य अच्छा होना चाहिए। मेरा क्या है, मैं हूँ कभी नहीं हूँ, कौन गारंटी है। बस कम से कम हूँ तब के लिए आपके लिए बना दे रहा हूँ, ठीक है ना। लॉकडाउन है तो लॉकडाउन का फायदा उठाइए और मस्ती में पढ़िए, फ्री में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्री में पढ़िए, ठीक है ना। चलिए तो आज जानते हैं अगला टॉपिक है अवतल दर्पण का यूज, यानी कि कनकेव मिरर का यूज जानते हैं, यानी कि अवतल दर्पण का उपयोग एग्जाम में पूछ देता है। भाई अवतल दर्पण जो आप सीखे कि अवतल दर्पण जो है अंदर से धंसल हो, यानी कि परावर्तक सतह धंसा हो, है ना। तो उसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं नहीं जानिएगा, जानिए। तो सबसे पहला हजामती में, हजामती कहने का मतलब दाढ़ी बनाते हैं, बाल कटवाते हैं, हजाम सब यूज करता है। तो उसके लिए हम कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में पूछता है कि हजामती के लिए या दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा मिरर का प्रयोग करते हैं, तो कनकेव मिरर। समझ में आया? अवतल दर्पण का यूज करते हैं। दूसरा क्या है, डॉक्टर सब क्या करते हैं, जैसे मेरा गला खराब था और फिलहाल अभी भी है थोड़ा बहुत, तो खराब था तो मैं डॉक्टर के पास गया, तो वो जो है एक कैमरा के माध्यम से, वो कैमरा का नाम आप बताइए कमेंट बॉक्स में, वो अंदर जो डालता है उसका क्या बोलते हैं? इंडोस्कोपी जानते हैं ना, इंडोस्कोपी, अंदर वो इंडोस्कोपी होता है, उसके माध्यम से अंदर डालता है। तो वो बाद में जानेंगे, आप सब कुछ जानते हैं, समझदार है, नहीं जानते हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं कमेंट में आंसर उसका दे दूंगा। तो रोगी जो है, जैसे मैं रोगी हूँ और मुझे गला में प्रॉब्लम था, तो वो अंदर डाल के देखे कि दिखाओ आ करो, ठीक है। इस तरीका से देखा, डॉक्टर देखे और पता किए कि तुमको क्या हो गया है, इन्फेक्शन है, छोटा छोटा दाना है, वगैरह वगैरह। तो ये प्रॉब्लम मुझे पहले हो रखा था। तो नाक में प्रॉब्लम हो, चाहे गला में प्रॉब्लम हो, चाहे दांत में प्रॉब्लम हो, चाहे कंठ में हो, जो भी हो, दोबारा लिखा गया है सर, नाक कान है, नाक में प्रॉब्लम हो, कान में प्रॉब्लम हो, या दांत या गला, जो भी है, डेंटल क्लिनिक के पास आप डेंटोलॉजिस्ट के पास जाइएगा तो आपको देखेगा। तो ये जो यूज करते हैं वो कौन सा अवतल दर्पण क्यों यूज करते हैं? क्योंकि छोटा चीज को बड़ा बना देता है, छोटा चीज को बड़ा बना देता है, तब ना अंदर का जो भाग है छोटा रहता है पार्टिकल के रूप में, उसको जूम करके इतना बड़ा बना देता है। अब बड़ा बना देता है तो भाई देखने में आसानी होगा ना, तो यही काम करता है अवतल दर्पण, कि छोटा वस्तु को बड़ा बना देता है, और बड़ा वस्तु को छोटा अगर बना दे तो उसको बोलेंगे उत्तल दर्पण, ठीक है ना। समझ में आया? तो चलेंगे बाद में, ध्यान रखेंगे। सर्च लाइट के बारे में जानते हैं, तीसरा उपयोग सर्च लाइट या टॉर्च। सर्च लाइट यानी कि कभी कभी आप फिल्म वगैरह में देखते होंगे कि सैनिक सब जो होता है इतना बड़ा फोकस मारेगा, ऐसे ऐसे। आजकल तो ट्रेंडिंग में चल रहा है, शादी में भी, और शादी और विवाह में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो यूज क्यों किया जाता है? थोड़ा लाइटिंग अच्छा के लिए, कि पूरा आकाश में इधर से उधर घूमे। तो वो भी आपका कौन सा दर्पण का प्रयोग करता है? यानी कि अवतल दर्पण का। सर्च लाइट भी आप जानिए, सर्च लाइट यानी कि जो
बॉर्डर पे रहता है तो सर्च करने के लिए, चाहे सर्च लाइट सर्च करने के लिए सिंपल जानिए ना, टॉर्च में भी इसका यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट, वाहन जो होता है, गाड़ी होता है, कार होता है, चाहे 2 चक्का हो या 3 चक्का हो, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, जो भी हो, कोई भी वाहन हो, उसके हेडलाइट, हेडलाइट मतलब मान लीजिए गाड़ी है तो हेडलाइट का मतलब क्या हुआ, आगे वाला हेडलाइट जो आगे फॉक्स मारता है, जिससे हम रास्ते पे रात में चलते हैं तो दिखाई देता है, वो हेडलाइट होता है, ठीक है। और बगल में जो आईना पीछे घूम के देखते हैं, ऐसे करके देखते हैं कि पीछे गाड़ी आ रहा है कि नहीं, उसको बोलते हैं साइड मिरर, ठीक है ना। तो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, लेकिन हेडलाइट यानी सामने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। कनकेव मिरर के प्रयोग होता है हेडलाइट में, और कन्वेक्स मिरर जो होता है वो हेडलाइट साइड मिरर के रूप में, साइड देखने के लिए। तो आगे देखिए, अब अगला टॉपिक आपका है, इसमें ऑब्जेक्टिव में फंसाता है, ध्यान रखिएगा। वाहनों के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो 2 ऑप्शन देगा, अवतल और उत्तल, फिर से कहेगा अवतल उत्तल दोनों, या कहेगा इनमें से सभी या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है, वाहनों के हेडलाइट में अवतल, साइड मिरर में तो उत्तल, ठीक है। तो साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण, उत्तल। स्ट्रीट लाइट में परावर्तक सतह के लिए, यानी चौक चौराहा पर देखे आजकल लगा हुआ है, वार्ड कमिश्नर या सरकार के माध्यम से जो लगा होता है, तो उसमें ना थोड़ा ऐसे रहेगा, ऐसे तो बल्ब लगा होता है, तो ठीक है ऐसे जो लगा होता है जिसको हम कप बोलेंगे, वो कप में इसका यूज किया जाता है। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि इसका काम होता है कि किसी भी प्रकाश को छितरा दे, यानी कि डाइवर्जिट कर दे, पूरा फैला दे। तब ना एगो लगाता है तो चारों तरफ इंजोड़ा हो जाता है, उजाला हो जाता है। तो ये स्ट्रीट लाइट का यूज है, ठीक है ना। तो स्ट्रीट लाइट का यूज जो है उत्तल दर्पण में, साइड मिरर का यूज उत्तल दर्पण में। क्लियर है। अब चलते थोड़ा सा दर्पण सूत्र यानी कि मिरर फार्मूला याद रखिएगा। मिरर फार्मूला क्या होता है, फार्मूला एग्जाम में पूछता है, मिरर में प्लस, लेंस में माइनस होगा। यानी कि कहेगा कि दर्पण सूत्र में आप बताइए, दर्पण सूत्र में दर्पण का बात कर रहा है, मिरर फार्मूला पूछ रहा है, तो 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/b। यदि अगर लेंस फार्मूला कहे तो यही प्लस जो होगा माइनस में, लेकिन हम तो अभी पढ़ रहे हैं मिरर ना, दर्पण, इसीलिए प्लस होगा। तो याद रखिएगा 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u या 1/u प्लस 1/b दोनों होता है। अगर बात करेंगे कि f बराबर होता क्या है, तो f बराबर फोकस होता है, अब जानते हैं। u बराबर वस्तु की दूरी होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। v बराबर इमेज होता है, यानी कि प्रतिबिंब होता है। क्लियर है। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक ठोकिए एकदम गर्दा उड़ा कर, कहिए कमेंट में कि सर गजब, ठीक है ना। चलिए अब अगला टॉपिक आपका है आवर्धन, जिसको मैग्निफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन। तो किसे कहते हैं, तो देखिए अगर मैग्निफिकेशन का अगर बात करेंगे तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है ना, प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई। ध्यान से समझिएगा, मैग्निफिकेशन किसे बोलते हैं, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी कि हाइट ऑफ इमेज, एंड वस्तु की ऊंचाई यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। रेशियो जो होता है उसका, यानी कि अनुपात, उसी अनुपात को क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं। उसको m से सूचित करते हैं, और m बराबर फार्मूला होता है -v/u। बढ़िया तरीका से मैंने आज समझाया है, इतना अच्छा तरीका से आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप एक बार देख लीजिए यूट्यूब पर, तभी सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और पार्ट नंबर 4 जो है मैं कल लेकर आऊँगा, ठीक है ना। रक्षाबंधन है तो कल मैं हो सकता है लाऊं तो लाऊं, नहीं तो नहीं लाऊंगा। और कल आप सब क्या कीजिए कि रक्षाबंधन बढ़िया से मनाइए, ठीक है ना। और मेरे तरफ से रक्षाबंधन का ढेर सारा शुभकामनाएं। हंसते रहिए, खेलते रहिए, जबरदस्त तरीका से मौज मस्ती कीजिए, बस घर में रहकर कीजिए। कोरोना वायरस है उसको समझिए और सेफ्टी बनाकर घर पे रहिए और केयरफुल होकर रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।